कंटिन्यू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग पढ़ा अभी हमने कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले पॉलिसी एक गाइडिंग स्टेटमेंट होगा जो मुझे गाइड करेगा कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले एक साल में कैसी वर्किंग पैटर्न मुझे बनानी है। ठीक है, तो पॉलिसी इज अ गाइडिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स मी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मनी को इन्फ्लुएंस करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, या मनी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करेगा जिससे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वर्क करेगा। और सेंट्रल बैंक इंडिया का है आरबीआई, तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, प्राइस को स्टेबल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वर्क करना, और साथ में एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना कि अगर $1 आज 86 रुपीज़ का है तो ये यहीं स्टेबल रहे, फ्लक्चुएट ना हो ज़्यादा, इसके लिए भी वर्क करेगा। देन हमने पढ़ा दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या कहा कि हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले। उसके क्या मेथड्स होंगे? हम ब्याज रेट कम करेंगे ताकि लोग सस्ता लोन ले पाएं और लोगों के हाथ में कैश इंक्रीज हो। कैश इंक्रीज होगा, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब बढ़ती हुई डिमांड को देखकर प्राइसेस बढ़ेंगे, बढ़ते हुए प्राइसेस से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्लस बढ़ती हुई डिमांड को देखकर प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा कि मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूं। ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी इकोनॉमी में। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे ज़्यादा लेबर को हायर करना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इकोनॉमी में। तो ऐसे इकोनॉमी आपकी एक्सपैंड होगी एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम करेंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम करके क्या होगा, जब आपने सीआरआर या एसएलआर को कम किया तो बैंक के पास ज़्यादा कैश बच गया टू गिव लोन, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। अगेन वही प्रोसेस, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। या थर्ड, परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करेगा, जो ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स बेचे थे और लोगों से लोन लिया था, अब आरबीआई खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा और लोगों का पैसा लोगों को उतार देगा, जिससे लोगों के हाथ में अगेन कैश बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी एंड ऑल दैट। ठीक है, परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या होगा, जो आज की डेट से पहले अर्लियर जो ट्रेजरी बिल्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स बोलते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन दोनों को मिला के हम जीसेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आज की डेट से पहले कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचे थे आरबीआई ने, वो वापस खरीद लेगा और लोगों का लोन लोगों को वापस दे देगा, जिससे लोगों के हाथ में कैश इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा कि हमने मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है ताकि लोगों के हाथ में कैश बढ़े और वो डिमांड को बढ़ाएं। ठीक है, गोल क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट करना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। एक रिस्क होगा, एक रिस्क क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में तो शायद हाइपर इन्फ्लेशन आने के चांस बन जाएंगे। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? एक ऐसा फिनोमिना जब हर साल इकोनॉमी में प्राइसेस जो हैं वो लगभग 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि आज अगर कोई चीज़ ₹1 की है वो अगले साल 1000 रुपये की होगी। इतनी स्पीड से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का केस हुआ था वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या केस हुआ था? वेनेजुएला में पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो वेनेजुएला में
जब दूसरी कंट्रीज को पता लगा कि पेट्रोलियम के सबसे हाईएस्ट रिजर्व्स हैं से अमेरिका, तो उन्होंने, अमेरिका वालों ने वेनेजुएला में अपनी अपनी रिफाइनरीज सेटअप करने का सोचा कि हम वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में आई। अब इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू आती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई के थ्रू फॉरेन से पैसा वेनेजुएला में आया। तो जब फॉरेन से इतना ज़्यादा डॉलर, वेनेजुएला की करेंसी तो डॉलर नहीं है, यूएसए की है, तो यूएसए का डॉलर जब वेनेजुएला में आया तो वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वेनेजुएला की करेंसी के बदले में एक्सचेंज होने लगा डॉलर। तो डॉलर की वैल्यू कम हुई, वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू बढ़ी तो लोगों के हाथ में कैश आया, लोगों के हाथ में कैश आया तो लोगों ने डिमांड की तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक रिस्क रहता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी का कि आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन ना आ जाए। ठीक है, अगर आपने डिमांड को सही ढंग से कंट्रोल ना किया। फिर इसके ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये टोटली ऑपोजिट है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या किया? मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई थी, इसमें हम मार्केट में मनी सप्लाई को कम करेंगे। कैसे? ब्याज रेट बढ़ा देंगे, ब्याज रेट बढ़ेंगे, लोन महंगे हो जाएंगे, कोई लोन लेगा नहीं। इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, सीआरआर एसएलआर बढ़ा देंगे, बैंक को आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा जमा कराना होगा, अपने पास पैसा ज़्यादा जमा करके रखना होगा, और बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। लोन कम देंगे, लोग डिमांड करेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइजेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच दिए जाएंगे, आरबीआई जनता से लोन लेगा बॉन्ड्स बेच के, जिससे लोगों के हाथ में से कैश निकल के किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास। तो लोगों के पास उनका कैश रहेगा नहीं, वो डिमांड करेंगे नहीं, और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। समझ लगा? ठीक है, नाउ गोल क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। रिस्क क्या होगा? कहते जी अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई तो उससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि डिमांड नहीं आएगी तो प्राइसेस कम होंगे, और प्राइसेस कम होंगे तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा कि मेरे प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं, और प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो नहीं आ रही, तो मैं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूं, तो वो प्रोडक्शन कम कर देगा। और वो प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या करेगा? हो सकता है लेबर को काम से निकालना शुरू कर दे। ठीक है, जिससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आएगी। समझ लगा? तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये किसके थ्रू वर्क कर रही हैं? ये बिजनेस साइकिल के थ्रू वर्क कर रही है। बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा था, आप समझिए ध्यान से। इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है उसको हम एक साइकिल के थ्रू पढ़ते हैं, कि जो बार बार एक साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये लाइन है स्टेबिलिटी की लाइन। ये फर्स्ट पार्ट ये है एक्सपेंशन फेज, जिसमें आप अपनी इकोनॉमी को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंशन फेज। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं बूम, जिसको कई बार हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं कि मार्केट में तेजी है, मार्केट बूम में है। ठीक है, फिर जब ये डाउनफॉल शुरू होगा इसको हम बोलते हैं रिसेशन। स्टेबिलिटी से नीचे चले जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, डाउनफॉल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होंगे तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉफ, और जब दोबारा अपटिक शुरू होगा इसको हम बोलते हैं रिकवरी, और अगेन एक्सपेंशन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो एक्सपेंशन फेज में मैं क्या चाहता हूं? मेरी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना। वो कैसे होगी? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मेरे पास कौन सी पॉलिसी है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो जब आरबीआई बोले कि इकोनॉमी का साइकिल क्या चल रहा है? एक्सपेंशनरी, और मैं भी कौन सी पॉलिसी अपना रहा हूं?
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं साइक्लिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क। कि आपकी पॉलिसी और आपका इकोनॉमी का साइकिल दोनों अलाइंड है, ठीक है। रिसेशन या इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिसेशन या इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आप क्या कहोगे आरबीआई कि मैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा हूं। तो ये भी साइकिल के अलाइंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसमें सिचुएशंस क्या होंगी, इसमें सिचुएशंस क्या होंगी, खाली पेज ये रहा। क्या सिचुएशन होंगी, एक्सपेंशन में आप इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो। इकोनॉमी एक्सपैंड कैसे होगी, जब जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगी थोड़ी थोड़ी, महंगाई होगी थोड़ी थोड़ी। क्यों महंगाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि लोगों को जॉब मिलेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। बट जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इन्फ्लेशन है, पर डिमांड को बढ़ता हुआ देखकर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो ये कंडीशंस हैं ये कंडीशंस हैं कि एक्सपेंशनरी फेज में इकोनॉमी में क्या चल रहा होता होगा, ये होता हो। एक्सपेंशनरी फेज में जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, डिमांड, इनकम, इन्वेस्टमेंट सब कुछ बढ़ता है। अब जो हमने इसमें रिस्क वाला पार्ट पढ़ा, रिस्क क्या है, कहते जी शायद इन्फ्लेशन बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाए कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। तो इस फेज में इन्फ्लेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर हम अपने पीक पे पहुंच गए, बूम पे पहुंच गए। बूम में क्या होगा, एग्री की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, हाइपर इन्फ्लेशन आ गई मतलब अब प्राइस बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोगों की औकात से बाहर हो, ठीक है। जैसे मान लो अनियंस के साथ होता है, प्याज के साथ होता है, 30 रुपए किलो से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 के बाद मैंने कहा ना भाई मैं जैन बन जाता हूँ ठीक है, बिना तड़के का मुर्गा खा लूंगा, कोई चक्कर नहीं, मैं वो आज क्या चलता है आजकल रोस्ट से वाला ना, बारबेक्यू टाइप खा लूंगा ठीक है, तड़का लाना छाड़ देंगे। तो प्राइस बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि लोग डिमांड कम कर देंगे, वहां से शुरू होगी कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। अब इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन में, बिल्कुल ऑपोजिट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी डिमांड कम होगी आपके प्रोडक्ट की, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू करोगे, एम्प्लॉयमेंट कम करना या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू होगी, और क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है तो जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होगी तो क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होनी शुरू होगी। ये होगा कब, जब मैं मार्केट में से मनी सप्लाई कम करूंगा। तो मार्केट में मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और अगर ये कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी। अब डिप्रेशन में जाके क्या होगा, अब डिप्रेशन में इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन हो जाएगी। जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बना था वो 100 का भी नहीं बिकेगा, 90 का बिकेगा। तो प्रोड्यूसर को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन की बजाय सीधा वो लॉस में जाएंगे। जो 100 रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो बिकी 90 का रहा है, तो वो 10 रुपए लॉस झेल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन, रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपकी रियल जीडीपी कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर से फॉल कर रही, जब आपकी जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर से मतलब पिछले 6 महीने में लगातार
गिर रही है। कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है कि जब मैंने प्रोडक्शन को चेक किया करंट प्राइजेस, सॉरी बेस ईयर के प्राइजेस पर, इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म करते हुए, तो मेरी रियल जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर से गिर रही है। उस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम रिसेशन। और डिप्रेशन में आपकी जीडीपी पिछले 2 साल से गिर रही है, 2 साल हो गया आपकी जीडीपी गिर रही है, डिप्रेशन। ठीक है, फिर इसका लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा ट्रो। ठीक है, अब ट्रो में क्या होगा? अब यहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा कम है, इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल मार्केट में करना बंद कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ठीक है, और डिफ्लेशन है, इनकम है नहीं लोगों के पास। तो अब मार्केट में प्राइवेट लोग तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट नहीं हो रहे, वो बोलते हैं यार हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। फिर यहाँ पे रोल शुरू होगा गवर्नमेंट का। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, रोड बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज, अस्पताल बनाएगी, जिससे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब मिलेंगी। ठीक है, धीरे धीरे फिर लोगों को जॉब मिलनी शुरू होगी, इकोनॉमी रिकवर करना शुरू होगी। ठीक है, कितना समझ लगा? तो ये है साइक्लिकल फ्रेमवर्क कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे साइकिल के साथ साथ चल रही है। अगर ये साइकिल के साथ ना चले, मान लीजिए इकोनॉमी में एक्सपेंशन की जरूरत है, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, बट आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना ले, ठीक है, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चन आया था, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या होती है, 2021 में, 20 या 21 में आया था कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आप इकोनॉमी के साइकिल के काउंटर में चल रहे हो। एक्सपेंशनरी फेज चल रहा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, बट आपने पॉलिसी कौन सी अपना ली? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना ली। या कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करने की जरूरत है, बट आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना ली, तो काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी अपना लिया। क्लियर? समझ लगा? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई दुख, चिंता, परेशानी? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है? 2016 से पहले आरबीआई का गवर्नर खुद रिस्पॉन्सिबल था मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, और उसकी हेल्प के लिए एक टेक्निकल कमेटी होती थी, बट मेन पावर किसके हाथ में होती थी? गवर्नर के हाथ में। उसने जो बोल दिया मॉनेटरी पॉलिसी ये बना दो, बन जाती थी। फिर 2016 में एक भैया हुए उर्जित पटेल नाम के, ये उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे। इन्होंने 2016 में रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई का गवर्नर अकेला मॉनेटरी पॉलिसी ना बनाए, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बने, आरबीआई के अंडर ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बने, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। ठीक है, ठीक है। तो 2016 से हमने क्या किया, इधर गया, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमने बना लिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, मेंबर्स कितने होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 6 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से, 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से, 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से। आरबीआई की तरफ से कौन कौन से मेंबर होंगे? पहले आरबीआई के गवर्नर खुद, जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ठीक। देन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, जो इंचार्ज होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, और एक आरबीआई के बोर्ड ऑफिशियल, जो कि आरबीआई का बोर्ड बोलेगा कौन होगा। और जो 3 मेंबर सरकार की तरफ से होंगे, ये सरकार रेकमेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट रेकमेंड करेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? कोई भी मुद्दा है कि ब्याज रेट बढ़ाने हैं, कम करने हैं, ठीक है, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है, फिर वोट पड़ेगी। ठीक है,
और जिसको 4 वोट पड़ गई वो मान लिया जाएगा यस। पर अगर मान लो टाई हो गया, आरबीआई के 3 लोग कुछ बोल रहे हैं, सरकार के 3 लोग कुछ बोल रहे हैं, फिर ऐसे केस में लास्ट एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगी गवर्नर को, गवर्नर ऑफ आरबीआई को, वो जो बोलेगा मान लिया जाए। ठीक है, बच गई। अगर टाई की सिचुएशन आ जाती है, 3 लोग यस बोल रहे हैं 3 लोग नो बोल रहे हैं, तो उस केस में एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगी, इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। तो एक एक्स्ट्रा कास्टिंग वोट मिलेगी आरबीआई के गवर्नर को। फिर ये भैया जो बोलेंगे, मतलब ये यस की तरफ जाएंगे तो यस हो जाएगा, क्योंकि फिर रेशियो 4:3 हो जाएगी। तो जो यस बोलेंगे तो यस की तरफ, नो बोलेंगे तो नो की तरफ। ठीक है, ओके। देन मॉनेटरी पॉलिसी 2016 के बाद फिर कौन बना रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 लोग मिलकर बना रहे हैं। फिर जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अब इन्फ्लेशन को टारगेट किया कैसे जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे टारगेट करना है, उसके लिए इन्होंने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम का कंसेप्ट अपना लिया कि हमने इन्फ्लेशन को एक रेंज के बीच में रखना है। क्या रेंज है? 4% ±2%। मतलब अगर इन्फ्लेशन हर साल 2 से 6% के अंदर है तो चलेगा, सह लेंगे, कोई बात। और वो जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन होगी तभी तो मेरा प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा कि हाँ भाई थोड़ा मेरा प्रॉफिट, मेरा प्राइस महंगा हो रहा है प्रोडक्ट का और मेरे को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तभी वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। बट इंडिया जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहा है वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती कि इंडिया अगर कहता मैंने तो जी इन्फ्लेशन को 4% पे रखना है, पर इंडिया ने क्या कहा? 4 ±2। तो मैंने एक रेंज बना दी 2 से 6। तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। अगर तो इंडिया कहता है मैं 4% पर ही इन्फ्लेशन रखता हूं और यही मुझे कंट्रोल करनी है, इसी पर ही मेरे को टिकना है, वो होता फिक्स्ड या स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बट इंडिया कहता है मैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हूं, 4 ±2% मेरा रेंज रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो 3.5% के आसपास है। ठीक, तो इसका मतलब हम 2 से 6 के इन बिटवीन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। जैसा हमने कहा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी हमने कब अपनाया? उर्जित पटेल कमेटी ने ही रेकमेंड किया 2016 में। इसको रिवाइज करना था 2021 में, पर कोविड चल रहा था तो किया नहीं था। फिर 2024 में आरबीआई के गवर्नर ने बोला कि हम इसको यही मान रहे हैं 4 ±2% अगले 5 साल के लिए। मतलब 2016 से लेकर 2021 तक हमने अपना इन्फ्लेशन टारगेट क्या माना? 4% ±2%। फिर और अगले 5 साल के लिए 2021 से 26 के लिए भी यही चल रहा है 4% ±2%। अगले साल हो सकता है इसको रिवाइज करें, मे बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाएं। यूएसए में भी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, बट यूएसए का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2 ±2% है। मतलब जो उनका रेंज है 0 से 4% का रेंज है। इंडिया में 2 से 6% का रेंज है। हो सकता है हम अपनी रेंज को 3 ±2 कर दें, 1 to 5% तक कर दें, ताकि धीरे धीरे हम इसको यूएस के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करें। इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर या सारी फाइनेंशियल सिस्टम यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि मेजर करेंसी ही डॉलर है, डॉलर में ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा डॉलर में हो रहा है, तो डॉलर से बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए इंडिया का सारा फाइनेंशियल सिस्टम यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक्ड है। तो शायद मे बी 2026 में अब इसको हम देखें कि ये मे बी ये 3 ±2% या यूएसए वाला ये अपना लें 2 ±2% कर दें। पर 2026 के लिए तो ये 4 ±2 ही चल रहा है। ठीक है, तो 2021 से 25, ये गलत लिखा है, 26 आएगा।
2021 से 26 के लिए ये 4 ± 2% है। इंडिकेटर, कौन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कौन से प्राइसेस को कंट्रोल करना है? कहते वो प्राइसेस जो कंज्यूमर पे करता है, कंज्यूमर प्राइसेस को कंट्रोल करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स हैं उनका वर्किंग 4 साल का रहता है और उनकी कभी भी दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एक बार अपॉइंट हो गए बस खत्म, 4 साल के लिए काम करेंगे, उसके बाद ओके बाय बाय टाटा। ठीक है। मीटिंग्स, एक साल में लगभग 4 मीटिंग्स कम से कम होनी जरूरी है, हर क्वार्टर के लिए एक मीटिंग तो होगी ही होगी। देन साथ ही में बाय मंथली इंस्पेक्शन मीटिंग भी होगी, बाय मंथली इंस्पेक्शन मीटिंग भी होगी, मतलब 2 महीने में एक बार इंस्पेक्शन मीटिंग भी होगी। मान लीजिए नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से पहला क्वार्टर चला 30 जून तक। यस, जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है 1 अप्रैल से 30 जून तक। 30 जून को ये फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा, क्वार्टर 1। तो इसके लिए मान लीजिए कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी अप्रैल में, ठीक है, फिर उसका हमने किया बाय मंथली इंस्पेक्शन। अप्रैल में कोई पॉलिसी बनाई थी, उसका इंस्पेक्शन कब किया? जून में। तो वो जून में इंस्पेक्शन करके हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो पॉलिसी बनाई है कि वो ठीक ठाक वर्क कर रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद जब दोबारा मीटिंग हो तब तक के लिए रायता और ज्यादा फैल जाए। तो हम 2 महीने बाद, ये अप्रैल में पॉलिसी बनी और या अप्रैल में पहली मीटिंग बैठी, उसके बाद इंस्पेक्शन मीटिंग बैठेगी 2 महीने बाद जून में, जून के पहले हफ्ते के कुछ चेंज करने की, कुछ रिवाइज करने की जरूरत है तो करेंगे। समझ लगा? तो बाय मंथली इंस्पेक्शन भी होती है। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? अगर टाई हो गया तो आरबीआई का गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगी, नहीं तो सिंपली जहां 4:2 का वोटिंग आ गया उसको हरी झंडी दे दी जाएगी। क्लियर? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए 2 तरह की चीजें की जाती हैं, या तो क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स। कि मार्केट में मनी सप्लाई जो हो रही है या तो उसको कंट्रोल करो, या मार्केट में मनी सप्लाई किसके पास जा रही है उसको कंट्रोल। मार्केट में कितना पैसा आया या गया उसको कंट्रोल करना है, वो कैसे होगा? विद क्वांटिटेटिव टूल्स। कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी आ या जा रही है। मार्केट में पैसा किसके पास आएगा या जाएगा वो मुझे कंट्रोल करना है, तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। समझ लगा? तो पहले शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में ओवरऑल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मार्केट में कितना पैसा आया या गया, मार्केट में कितना लोन आया या गया, उस पर क्वांटिटी वाइज कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो टूल आता है दैट इज बैंक रेट। बैंक रेट, ठीक है, या इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। ये होता क्या है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट अलग से समझेंगे बाद में, पहले बैंक रेट समझो। बैंक रेट क्या होता है, इसका मीनिंग लिख लो, मैं बोल देता हूं आपको। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट bank rate is the rate of interest at which RBI is giving loans
Bank rate is the rate of interest at which RBI is giving loans to the scheduled commercial banks. RBI is the rate of bank rate is the rate of interest at which RBI is giving loans to scheduled commercial banks. ब्रैकेट में लिखिएगा may or may not be collateralized. May or may not be collateralized. 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 कोलेटरलाइज्ड. कोलेटरलाइज्ड क्या होता है कि क्या कोई चीज गिरवी रखी जाएगी, मे बी यस मे बी नो. ठीक है. तो बैंक रेट वो ब्याज रेट है जिस ब्याज रेट पर आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब नॉर्मल बैंक्स को लोन देगा. आरबीआई एसबीआई को, एचडीएफसी को, एक्सिस बैंक को लोन देगा. ठीक है. कब? शायद उसके बदले में आरबीआई कोई चीज गिरवी रखवाए या ना रखवाए, वो आरबीआई की मर्जी. ठीक है. क्या बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ सकती है लोन लेने के लिए? यस. किसी भी मोमेंट पर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ सकती है लोन लेने के लिए. कब हो सकता है? बैंक के पास कैश वॉल्ट में पड़े हैं मान लो 5 करोड़ रुपए, और कोई पर्सन बैंक से चेक के थ्रू कैश निकलवाने आ गया 6 करोड़. बैंक के पास बड़ा 5 करोड़ है और कोई निकलवाने आ गया कैश 6 करोड़, तो 1 करोड़ कम है बैंक के पास, फिर उसको आरबीआई से हो सकता है लोन लेना पड़े. यस. तो किसी भी मोमेंट पर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो बैंक आरबीआई से लोन ले लेगा. अब जब किस ब्याज रेट पर लोन ले रहा है? वो बैंक रेट के नाम के ब्याज रेट पर. तब हो सकता है आरबीआई ये बोले कि कोई चीज गिरवी रखो या ना रखो, आरबीआई की मर्जी है. ठीक है. देन दूसरा मीनिंग क्या है? डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट क्या है? ये वो रेट है जिस पे आरबीआई रीडिस्काउंट करेगा कमर्शियल पेपर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के. डिस्काउंट रेट ये वो रेट है जिस पर आरबीआई रीडिस्काउंट करेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के कमर्शियल पेपर. अब ये बला क्या है? कमर्शियल पेपर हमने पढ़ा था. पढ़ा था. क्या था कमर्शियल पेपर? बिना, वो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था. वाह. पेपर बना के देने हैं. तो एक तरफ पेपर वर्ड ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, है ना. कमर्शियल पेपर भूल गए, चलो कोई बात नहीं. अगर किसी कंपनी को, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी को अगर लोन की जरूरत है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, तो वो डायरेक्टली जनता से लोन ले सकती है. अगर किसी कंपनी को लोन की जरूरत है 1 साल से कम के लिए, वो डायरेक्टली जनता से लोन ले सकती है, और उसके बदले में जो पर्ची बना के देगी, जो सर्टिफिकेट बना के देगी, उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर. कंपनी लोन लेती है कमर्शियल पेपर में जनता से 1 साल से कम के लिए. ठीक है. मान लीजिए कि कोई भी कंपनी से रिलायंस को 6 महीने के लिए कैश की जरूरत है. ठीक है. रिलायंस को 6 महीने के लिए कैश की जरूरत है, तो
उन्होंने क्या किया, कमर्शियल पेपर बेचा। एक पर्ची है, मान लो इस पर्ची का नाम है कमर्शियल पेपर, इस पर्ची की वैल्यू का नाम रख दिया कमर्शियल पेपर, और इसकी वैल्यू है 5 लाख। कितनी है जी? 5 लाख। आपके पास अगर 10 लाख है तो आप 2 पर्चियां खरीदो, आपके पास ये पर्ची एज ए प्रूफ आ जाएगी कि आपने कंपनी को 10 लाख रुपया दिया है, और कंपनी के पास आपका 10 लाख एज ए लोन पहुंच जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये कमर्शियल पेपर नाम की पर्ची खरीदी किसी बैंक ने, एसबीआई ने खरीदी। कमर्शियल पेपर नाम की ये पर्ची खरीदी किसी बैंक ने, एसबीआई ने खरीदी। ठीक है। कितने महीने के लिए खरीदी है? 6 महीने के लिए। और मान लीजिए एसबीआई को खुद 3 महीने बाद कैश की जरूरत पड़ गई, तो फिर एसबीआई क्या करेगा, अपना ये कमर्शियल पेपर आरबीआई को जमा करवा के आरबीआई से पैसा ले लेगा एज अ लोन। ठीक है। और इसके बदले में जो आरबीआई ब्याज रेट लेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट। ठीक है। और इसका प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? रीडिस्काउंटिंग द कमर्शियल बिल। समझ लगा? थोड़ा बहुत लगा होगा, या चलो 2-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये बैंक रेट और डिस्काउंट रेट का मीनिंग क्या है। अब इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा? अगर आरबीआई चाहता है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चाहती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा, बैंक रेट बढ़ने से क्या होगा, बैंक वालों को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से, बैंक वाले आगे कस्टमर को महंगा लोन देंगे, कस्टमर की औकात से ज्यादा ब्याज हो जाएगा, कस्टमर लोन लेगा नहीं, कस्टमर के हाथ में कैश आएगा नहीं, वो डिमांड करेगा नहीं, प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके पास एक टूल है कि वो शायद बैंक रेट बढ़ा दे। तो बैंक रेट बढ़ा के हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम करते हैं। ठीक है। ताकि बैंक्स आरबीआई से लोन कम ले और आगे मार्केट में भी कैश कम आए। इससे होगा क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। कौन सी फेस में? इस फेस को क्या बोलेंगे, ये कौन सी टाइप की पॉलिसी होगी, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? कॉन्ट्रैक्शनरी, 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 एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी ये? कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शन, जी वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहलाएगी ये, क्योंकि हम मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना चाहते हैं। या फिर इसका उल्टा, अगर बैंक रेट कम करेंगे तो ब्याज रेट सस्ते होंगे, बैंक सस्ता लोन लेंगे आरबीआई से, आगे कस्टमर को सस्ता देंगे, कस्टमर को सस्ता लोन मिलेगा, वो ज्यादा डिमांड बढ़ाएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ये क्यों कर रहा है आरबीआई? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसका मतलब ये कौन सी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना। तो पहला टूल हमने क्या पढ़ा, बैंक रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये वैसे मैंने आपको समझा ही दिया, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक बैंक में जितना भी पैसा जमा हुआ, जितना भी पैसा जमा हुआ उसको क्या नाम दे दिया, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है। आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है? बीए। बीए हो गया या चल रहा है अभी? ओके। आपका चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी क्या होता है, कर्जे। लाइबिलिटी मतलब कर्जे। तो बैंक में जो पैसा जमा हुआ उसको हमने यहां पे लाइबिलिटी वर्ड क्यों लिखा, बैंक ने कभी ना कभी तो वो वापस देना ही है।
तो इसलिए उसको बैंक की लायबिलिटी लिखा है कि बैंक का ये कर्जा है, बैंक तो कभी ना कभी वो पैसा वापस देगा, पर ये है कौन सा पैसा, जो लोगों ने जमा कराया है। अब डिमांड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब वो पैसा जो बैंक के पास सेविंग अकाउंट में पड़ा है, करंट अकाउंट में पड़ा है, जो लोग जब मर्जी निकालने आ जाएंगे। और टाइम लायबिलिटी, जो बैंक में फिक्स टाइम के लिए पैसा पड़ा है, जो कस्टमर अपनी मर्जी से निकलवाने नहीं आ सकता, मतलब एफडी वाला पैसा, फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा, एक फिक्स टाइम के लिए पड़ा है। तो एक दिन में एक बैंक में चाहे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हुआ, चाहे करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ, या चाहे एफडी में पैसा जमा हुआ, आरडी में पैसा जमा हुआ, कहीं भी पैसा जमा हुआ, जितना भी पैसा जमा हुआ टोटल, उसका कुछ फिक्स परसेंट हमें आरबीआई के पास जमा कराना है कैश फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये ज्यादा होगी तो बैंक के पास कम पैसे बचेंगे लोन देने के लिए, बैंक लोन कम देगा, अगेन वही प्रोसेस, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ये हम कब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। और अगर सीआरआर कम कर दिया, बैंक के पास ज्यादा कैश बचेगा, बैंक ज्यादा लोन देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। ये हम कब कर रहे हैं, एक्सपेंशन के टाइम पे। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज, हैंड रेज करना और आंसर करना, कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो सीआरआर बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ने वाले कि सीआरआर बढ़ेगी, 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 कम होने वाले कि सीआरआर कम होगी, कम होगी, आपा बढ़ेगी। तो जी 4 वोटें बढ़ेगी की तरफ है, जनता की आवाज, खुदा की आवाज है तो बढ़ेगी। तो सीआरआर बढ़ेगी, बैंक के पास कैश कम होगा लोन देने के लिए, बैंक लोन कम देगा, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। अब इसमें एक हिडन सा ट्रुथ, जो वैसे ना किसी पीपीटी में लिखा होगा, ना किसी नोट्स में आपको मिलेगा। ठीक है। ये बाबियां दे मूहों गल्लां कदे कदे सच्चियां निकल जांदियां, ये वाला पॉइंट है। दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन ओनली इफेक्ट द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ डिमांड साइड वाली इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। ठीक है। सप्लायर की कोई बात आई है, प्रोड्यूसर की कोई बात आई है, नहीं आई। सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है, डिमांड। पैसा मार्केट में ज्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, पैसा मार्केट से खींच लेंगे, कम करेंगे तो डिमांड कम होगी। तो ये डिमांड पर पहले इफेक्ट डालती है। मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट सबसे पहले किस पे पड़ता है, डिमांड पर। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। ओके ओके, वेरी ओके, वेरी ओके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या था, एक बैंक में एक दिन में जितना भी पैसा जमा हुआ, अब उसका नेट देखना है। पिछले बार हमने टोटल देखा सीआरआर के केस में, एसएलआर के केस में नेट देखना है, मतलब कितना आया कितना गया उसका नेट। ठीक है, यहां नेट वर्ड है, ये ध्यान रखना, वहां टोटल वर्ड था सीआरआर में। इसको बोलते हैं एनडीटीएल, शॉर्ट फॉर्म, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कितना पैसा आया कितना गया उसका नेट देखना है। तो उसका कुछ फिक्स परसेंटेज में अपने पास कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में संभाल के रखना है, जिसको क्या बोला जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ लगा? यस सर। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक फिक्स परसेंटेज है एनडीटीएल का, जो बैंक ने अपने पास संभाल के रखना है, या कैश या गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म। ठीक है। इंपैक्ट क्या होगा, अगर एसएलआर बढ़ गया तो सेम इंपैक्ट सीआरआर वाला, बैंक के पास कैश साइड पे ज्यादा रखा जाएगा, बैंक लोन कम देगा, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी।
और डिक्रीज करने से एसएलआर, बैंक के पास कैश ज़्यादा होगा, बैंक लोन ज़्यादा देगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेंगे, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, ये किस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ानी है, ये किस टाइम पे, एक्सपेंशन के टाइम पर। समझ गए, समझ गए, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख, चिंता, परेशानी? डन, डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, थर्ड टूल। इसके आगे दो टूल्स और इसके अंडर दो टूल्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? लिक्विडिटी मतलब कैश, कैश को एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना? कि अगर किसी मोमेंट पर आरबीआई को लगे कि मेरे पास कैश फालतू पड़ा है, तो वो बैंक्स को दे देगा कि लो यार यूज कर लो, मुझे ब्याज दे देना। या किसी टाइम बैंक्स को लगे कि उनके पास कैश फालतू पड़ा है, तो वो आरबीआई को दे देंगे, लो पापा जी कैश रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ब्याज दे देना। मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करना आरबीआई और बैंक्स के बीच में, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये कैसे होती है कि या तो आरबीआई के पास कैश फालतू पड़ा है, वो बैंक्स को कैश एज अ लोन दे दे और उनसे ब्याज दे दे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म क्या है? रीपरचेज ऑप्शन रेट। रेपो का फुल फॉर्म रीपरचेज ऑप्शन रेट। ठीक है, इसमें क्या होगा? कहते आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा बैंक्स को, किसके अगेंस्ट? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। ब्रैकेट में लिख लेना, मतलब ये रेपो रेट पर मिलने वाला लोन कोलेटरलाइज्ड होगा। तो मीनिंग क्या हो गया? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई इज गिविंग लोन्स टू द बैंक्स, ब्रैकेट में लिख लेना कोलेटरलाइज्ड। इसके अगेंस्ट आरबीआई कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा। बैंक रेट के केस में हमने क्या कहा? बैंक रेट वो ब्याज रेट है जिस पर आरबीआई लोन देगा बैंक्स को, पर वो शायद कोलेटरलाइज हो, शायद ना हो, आरबीआई की मर्जी के ऊपर चलेगा। पर रेपो रेट जो ब्याज होगा, ये ब्याज पर लोन तब मिलेगा जब तुम गिरवी में कुछ रखोगे। बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो हमने बैंकिंग में पढ़ा था ना कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। ये वही एक्स्ट्रा फायदे ही हैं कि वो लोन ले सकता है आरबीआई से। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? अब पंगा ये है कि गिरवी क्या रखे, क्या गिरवी रखना है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। या इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि सर इसका नाम ये रीपरचेज ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है? क्या रीपरचेज? ठीक है, ये कहानी समझते। रेपो रेट की कहानी समझो। मान लो 1 अप्रैल को आरबीआई को सरकार ने बोला कि भाई मुझे कैश की जरूरत है। ठीक है, आरबीआई ने बॉन्ड्स सेल कर दिए। ठीक है, मान लो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 1 अप्रैल 28 तक। ठीक, यस सर। ये बॉन्ड्स किसने खरीदे? मान लो एसबीआई ने खरीदे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदे। ठीक है, बॉन्ड्स किसके पास आ गया? एसबीआई के पास। एसबीआई ने लोन किसको दे दिया? आरबीआई को। ठीक है, ये बॉन्ड्स क्या है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, जो वहां पढ़ा था हमने, अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब मान लो ड्यूरिंग दिस टाइम 1 अगस्त 2025 को एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई।
1 अगस्त 2025 को एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई। एसबीआई आरबीआई के पास गया कि पापा जी पैसे की लोड है। आरबीआई कहता भाई मेरे पास तो नहीं है। एसबीआई कहेगा जो मैंने आपको लोन दिया था वो वापस करो। आरबीआई कहेगा भाई वो तो 1 अप्रैल 2028 को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, भाग जाओ। एसबीआई रोने लगा। ठीक है, आरबीआई कहता रोना नहीं, ऐसा करो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम मेरे से भी अब पैसा एज ए लोन ले जाओ, तुम मेरे से भी पैसा एज ए लोन ले जाओ और मुझे ब्याज देना। ठीक है, एसबीआई फिर रोने लगा कि नहीं नहीं पापा जी ब्याज बहुत ज़्यादा है। फिर आरबीआई क्या कहता, ऐसा करो तुम्हें ब्याज कम भरना है, तुम मुझे कोई चीज़ गिरवी रख दो। एसबीआई फिर रोने लगा कि पापा जी मेरे को तो कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है। आरबीआई कहता भाई तेरे पास बॉन्ड्स पड़े हैं, तेरे को याद है? कहना हाँ जी पापा जी मेरे पास बॉन्ड्स पड़े। कहना ऐसा करो अपने बॉन्ड्स मेरे पास गिरवी रख जाओ, और अगर तो तुमने सही टाइम पे मेरा लोन चुका दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं ये मानूंगा वो ये बॉन्ड्स मेरे हो। ठीक है, ठीक है, इतनी इतनी कहानी समझ लगी। तो अब यहां पे आरबीआई क्या मान लेगा कि आरबीआई ये मान के चलेगा कि शायद एसबीआई उसका पैसा वापस ना करे, शायद एसबीआई उसका पैसा वापस ना करे। तो आरबीआई मालिक बन जाएगा वो बॉन्ड्स का जो बॉन्ड्स एसबीआई ने गिरवी रखे हैं आरबीआई के पास। और अगर एसबीआई टाइम से पैसा वापस दे देगा तो फिर उसको उसके वापस बॉन्ड्स मिल जाएंगे। तो जब एसबीआई ने सारा लोन प्लस ब्याज चुका दिया आरबीआई को तो उसको उसके बॉन्ड्स वापस मिल गए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रीपरचेज ऑप्शन, कि जो मैं बॉन्ड्स वापस आरबीआई को दे दिए थे ये मूल प्लस ब्याज भर के मैं आरबीआई से अपने बॉन्ड्स वापस खरीद रहा हूं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रीपरचेज ऑप्शन रेट। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई है ये सारी कहानी। कभी भी आपको जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा या प्रीलिम्स में या मेंस में कि व्हाई रेपो रेट इज कॉल्ड एज रीपरचेज ऑप्शन। हाँ, इंटरव्यू में शायद कोई पूछ ले कि भाई रेपो रेट में जो रीपरचेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म है, मीनिंग क्या है उसका, तो यही कहानी बता दें। ऑब्वियसली रेपो रेट में आप कोई चीज गिरवी रख रहे हो, बैंक रेट में आप कोई चीज गिरवी नहीं रख रहे, तो बैंक रेट ज्यादा होगा, रेपो रेट कम होगा। प्रेजेंट रेपो रेट है 5.5 और बैंक रेट है शायद 6.5। ठीक है, समझ लगा रेपो रेट? सिंपल भाषा में रेपो रेट क्या है, ये वो ब्याज रेट है जिस ब्याज रेट पर सरकार जिस ब्याज रेट पर आरबीआई लोन देगा बैंक्स को और बदले में कोई चीज गिरवी भी लेगा। शॉर्ट टर्म है जी ये रेपो रेट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये लिख लेना साथ में, शायद यहाँ नोट्स में अवेलेबल नहीं था। बैंक रेट लॉन्ग टर्म का लोन है, मतलब 1 साल से ज्यादा का लोन है। ठीक है, और जो रेपो रेट वाला लोन है ये ओवरनाइट पर्पस का लोन है, ये ओवरनाइट पर्पस का लोन है, मतलब इसका मेच्योरिटी कितना है, 1 डे, 1 दिन का लोन है ये सिर्फ। ठीक है, पापा जी की मनमानी है। समझ लग गया? नाउ इसका दूसरा पार्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रिवर्स रेपो रेट, ये लिख लिया था पिछले वाला पार्ट। क्या क्या चीज, इंपैक्ट। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा, वही सेम बैंक रेट वाला, कि अगर रेपो रेट ज्यादा होगा इसका मतलब बैंक्स को महंगे रेट पे लोन मिलेगा आरबीआई से, तो बैंक आगे कस्टमर को महंगे रेट पे लोन देंगे। कस्टमर महंगे रेट पे लोन लेगा नहीं, उसके पास कैश आएगा नहीं, डिमांड करेगा नहीं, प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी।
समझ गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसमें बैंक वाले, जब बैंक को लगेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और उनको नहीं जरूरत, तो वो आरबीआई को कहेंगे कि ले भाई मेरे से लोन ले ले, या मेरा पैसा अपने पास संभाल ले, और वो बदले में आरबीआई से ब्याज लेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम द बैंक्स। आरबीआई जिस रेट पे अब बैंक से लोन लेगा वो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? अगर रेपो रेट ज्यादा होगा, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक्स को ज्यादा ब्याज मिलेगा आरबीआई से, तो वो ज्यादा कैश किसको पास जमा कराएंगे, ज्यादा लोन किसको देंगे? आरबीआई को। जनता को लोन नहीं देंगे, तो जनता के पास लोन नहीं आएगा, कैश नहीं होगा, डिमांड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक वाले ज्यादा लोन देंगे आरबीआई को, और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में लोन कम आएंगे। समझ लगा सर? ठीक है, तो ये दोनों मिला के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है। आरबीआई के पास ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, वो बैंक्स को लोन दे देगा, बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, वो आरबीआई को लोन दे देंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक वाले ज्यादा लोन देंगे आरबीआई को, बैंक वाले ज्यादा लोन देंगे आरबीआई को, कस्टमर्स को लोन कम देंगे, कस्टमर्स को लोन कम देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ लग गया? ठीक है, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका भी सेम मीनिंग है बैंक रेट वाला या रेपो रेट वाला। ये वो लोन, ये वो ब्याज रेट है जिस ब्याज रेट पर आरबीआई लोन देगा बैंक्स को। बैंक्स बोरो करेंगे ओवरनाइट पर्पस के लिए, एक दिन के लिए आरबीआई से, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होंगी। फिर इसका पर्पस क्या है? इसका रेपो रेट का और इसका सेम मीनिंग हो गया, एक दिन के लिए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी होगी, बैंक लोन लेंगे आरबीआई से, सेम मीनिंग रेपो रेट वाला। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर एमएसएफ का जो लोन मिलेगा वो सिर्फ एक ही कंडीशन पर मिलेगा, एसएलआर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। डिफरेंस विद रेपो क्या है? रेपो में आप किसी भी चीज के लिए लोन ले सकते हो, बैंक की मर्जी है, ठीक है, बट एसएलआर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ लोन मिलेगा, वो एमएसएफ कहलाएगा। मान लीजिए एसएलआर को हमने क्या मीनिंग दिया? एनडीटीएल का कुछ फिक्स परसेंटेज बैंक ने अपने पास संभाल के रखना है, एनडीटीएल गुना एसएलआर का रेट, मान लो जी ये है एक्स, इतना अमाउंट बैंक ने अपने पास संभाल के रखना है। एनडीटीएल क्या था? जितना डिपॉजिट हुआ माइनस जितना विड्रॉ करके ले गए, उसका नेट। ठीक है, मान लीजिए बैंक में जमा हुआ 10 लाख, निकलवा के ले गए 15 लाख, तो बैंक तो -5 लाख चल रहा है, बैंक तो -5 लाख चल रहा है। ठीक है, और इस केस में बैंक के पास इसका मतलब कैश नहीं है कि वो एसएलआर का पैसा साइड पे रखे, पर आरबीआई ने तो बोल दिया कि भाई एसएलआर का पैसा साइड पे रखना ही रखना होगा, तो फिर बैंक कहेगा आरबीआई को कि भाई मेरे पास तो कैश ही नहीं है एसएलआर का पैसा साइड रखने को। आरबीआई कहता कोई बात नहीं भाई, कैश मेरे से लोन ले ले। तो एक दिन के लिए जो लोन देगा आरबीआई एसएलआर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक्स को, उसके बदले में जो ब्याज लेगा वो ब्याज क्या कहलाएगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इंपैक्ट सेम, अगर एमएसएफ बढ़ेगा महंगे रेट पे लोन मिलेगा बैंक्स को, बैंक्स आगे कस्टमर को महंगे रेट पे लोन देंगे, कस्टमर लोन लेंगे नहीं, डिमांड नहीं होगी, फलाना फलाना फलाना। आरबीआई
ਚੱਲਦਾ है तक ਅਸੀਂ ਤਾਂ कर दे। सीआरआर के लिए आपको लोन नॉर्मल लेना पड़ेगा, या रेपो रेट के थ्रू लो या बैंक रेट के थ्रू लो, ठीक है। चलिए, नॉर्मली क्या होगा, एमएसएफ रेपो रेट से कम 0.25% तो ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा हो सकती है जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। रेपो रेट से कम 0.25% तो ज्यादा होगी ही होगी एमएसएफ, और उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। अभी एमएसएफ भी 6.5 ही है, तो रेपो रेट से तो 1% ज्यादा प्रेजेंटली। समझ लगा सर? ठीक है, चलिए टाइम हो गया है। ये हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स अभी कुछ पड़े हैं, पेंडिंग हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पहले कल क्लास से पहले समझ लीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद हम क्वांटिटेटिव टूल्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।